लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम साइकोलॉजी जो गोल्डन टेस्ट सीरीज चल रही है उसी के तहत आज हम 20वां मॉडल पेपर करने जा रहे हैं और कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और आज का जो पेपर है हमारा वो सीटेट 8 दिसंबर 2019 को जो पेपर हुआ था हूबहू वही पेपर आपको देखने को मिलेगा। वो पेपर हम आपके लिए करने जा रहे हैं। उसके बाद कोई पेपर सीटेट का हुआ नहीं 2 साल से लगभग। चलिए, अब आप सीटेट और रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ये गोल्डन साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक जो संवेदनशील अवधि है वो कौन सी होती है, आपको ये बताना है। भाषा के अर्जन और विकास के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवधि है वो कौन सी होती है? क्या जन्म पूर्वावधि होती है, प्रारंभ की बाल्यावस्था होती है, या मध्य बाल्यावस्था होती है, या फिर किशोरावस्था होती है? बताइए कौन सी होती है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाषा के अर्जन और विकास के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी जो संवेदनशील अवधि है वो मध्य बाल्यावस्था ही मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? आपको बताना है। लॉरेंस कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 3 मुख्य जो बताई थी अवस्था, जिसमें से प्रत्येक अवस्था को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। आपको बताना है कि नैतिक विकास की वह कौन सी लॉरेंस कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है, इनमें से आपको ये बताना है। क्या प्रसुप्ति अवस्था है, मूर्त संख्यात्मक अवस्था है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है, या फिर उद्योग बनाम अधीनता अवस्था है? बताइए कौन सी होगी। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर जो सवाल का आंसर होगा वो होगा सामाजिक अनुबंधन एवं अभिविन्यास। प्रसुप्ति अवस्था की बात करें हम तो ये जो है फ्राइड की अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की जो थर्ड अवस्था है, कॉन्क्रीट स्टेशनल स्टेज वो है। और उद्योग बनाम स्तंभता है अवस्था है वो आपकी एरिक्सन की अवस्था है। वो किसकी अवस्था है? एरिक्सन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? आपको बताना है। एक कोई कक्षा में परिचर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, उसमें उसके दौरान एक शिक्षक जो है वो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? आपको ये बताना है। जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर समझौता, या फिर जेंडर समरूपता? बताइए क्या होगा आंसर आपका। तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर आपके यदि आज के पेपर में यदि आपने 25+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आप एक कह सकते हैं आप एक बेहतर स्थिति के साथ साथ आप एक शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा जेंडर पक्षपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है वो प्रभावशाली जो हो सकती है? आपको बताना है। जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता। और बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है? और बात कर रहा है साहब भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिका को महत्व देना, या जेंडर पृथक खेल समूह को बनाना, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था को जो है करना? आप बताइए। जेंडर रूढ़िवादिता को अनुरूपता को कम करने के लिए क्या करेगा वो? बताइए क्या होगा आंसर आपका। यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पहला। क्या होना चाहिए? पहला। देखिए पेन कॉपी लीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करिए और बाद में हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? बताइए। जॉन बी वाटसन, जीन पियाजे, ले वाइगोस्की, या फिर लॉरेंस कोहलरबर्ग? क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पर जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक की बात होगी वहाँ पर ले वाइगोस्की की बात जरूर होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो ले वाइगोस्की होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अपने सामने है। कोई जिग्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की एक नजमा है जो स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे वह जूता पूरा बन जाएगा। कोई 5 वर्ष की बच्ची है नजमा जो स्वयं से बातें कर रही है
तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित कर रहे हैं, आपको ये बताना है। व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ ढांचा या फिर आत्म केंद्रित वार्ता। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा व्यक्तिगत वार्ता। क्या होगा? व्यक्तिगत वार्ता। जो यहाँ पर जोर से बोलना, आत्म केंद्रित वार्ता आप समझते हैं, लेकिन पाठ ढांचा क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, SCA स्कैफोल्डिंग कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। और इसका मतलब होता है किसी की सहायता से कोई काम करना, किसी की सहायता से कोई चीज़ को करना, कुछ भी करना सहायता से, बिना हेल्प के नहीं, सहायता। स्कैफोल्डिंग जिसको पाड़ या ढांचा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा व्यक्तिगत वार्ता, क्योंकि जो नजमा है वो स्वयं से ही तो बातें कर रही है, तो स्वयं से बातें कर रही है, यानी कि वो व्यक्तिगत वार्ता है, अपनी पर्सनल बातें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, आपको बताना है। बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? क्या ये प्रबलन का है, क्या ये अनुबंधन का है, या ये मॉडलिंग का है, या फिर पाठ या ढांचा का है? बताइए क्या होगा आंसर। तो हमें अभी बताया था कि पाठ जो ढांचा है वो हेल्प से होता है, सहायता, सहयोग, संकेत करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। 8, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? आपको पता होगा प्रबलन का जो सिद्धांत था वो दिया था IP पावलव, H क्लर्क हल ने दिया था। किसने दिया था? क्लर्क हल ने जो है पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। अनुबंधन के सिद्धांत की बात करें तो ये प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत था वो दिया था अपने IP पावलव ने। और मॉडलिंग जो है वो कोई सिद्धांत नहीं है, स्पेशल पाड़ और ढांचा है जिसको स्कैफोल्डिंग कहा था किसने? वाइगोत्स्की ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 की तरफ। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संख्यात्मक अवस्था को विशेषित करता है? आपको बताना है कौन सा व्यवहार है जो जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से तीसरी अवस्था थी कॉन्क्रीट स्टेनल स्टेज जो है, तो वो आपको बताना है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी विशेषता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, आध्यात्मिक विचार, या फिर संरक्षण कच्चा समावेशन, या फिर स्थगित अनुकरण पदार्थ प्रस्तावित, या फिर प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमण जाता। बताइए आपका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको बताएं कि जीन पियाजे ने अपने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से पहली अवस्था थी सेंसरी मोटर यानी संवेदनात्मक अवस्था, तो 0 से 2 वर्ष थी। और दूसरी अवस्था जो थी वो थी आपकी चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। जो तीसरी अवस्था थी वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, और दूसरी जो थी वो थी प्री कॉन्वेंशियल। कौन सी थी? प्री कॉन्वेंशियल स्टेज थी, पूर्व परंपरागत स्तर की जो अवस्था थी वो दूसरी थी, 2 से 4 वर्ष के लिए, और 2 से 7 वर्ष, और 7 से 11 वर्ष के लिए जो है तीसरी अवस्था थी, आपको पता होगा। चलिए, और 11 वर्ष के बाद में जो है आपकी चौथी अवस्था होगी, वो कॉन्क्रीट स्टेशन नहीं होगी, वो ऑपरेशनल स्टेज होगी, यानी कि जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका संचरण कक्षा समावेशन। क्या होगा? संरक्षण कक्षा समावेशन, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें 3 चीज़ें उन्होंने स्पेशल बताई थी, संरक्षण, कक्षा समावेशन और वर्गीकरण। और क्या? वर्गीकरण। अगर ये कहीं दिख जाए तो आपको सीधे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास जो है संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, आपको ये बताना है। स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, या फिर अनुबंधन, या फिर प्रबलन। हम बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा स्कीमा, क्योंकि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्कीमा की जो व्यवस्था है वो होगी आपकी फर्स्ट। बताइए क्वेश्चन नंबर 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपको बताना है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, या फिर संबंधित अवधारणा के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, या फिर रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना जो है आकलन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, आपको बताना है। बुद्धि के बारे में, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है
जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विशेषक है या फिर बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। आपको बताना है जो इसमें से बुद्धि के बारे में कौन सा है जो सही है, बताइए क्या आंसर सही होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक क्या है समूह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है, आपको बताना है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोच रही है और वो काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचार, अभिसारिक विचार, अनम्य विचार या फिर आत्मकेंद्रित विचार, बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा वो बनेगा सृजनात्मक विचार। क्या होगा? सृजनात्मक विचार। अभिसारी विचार संकुचित होते हैं और जो अपसारी विचार हैं अपसारी वो विस्तृत होते हैं और जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें अपसारी विचार ही होते हैं। कौन से होते हैं? अपसारी विचार ही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित अब विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके सामने है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए या फिर अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, कुछ वंचित समूह के बच्चे हैं जो सहभागिता कम हो रही है विद्यालय में आपकी क्लास में, तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या बनेगा बताइए। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4, क्योंकि जो शिक्षक है वो पद्धति पर अपनी शिक्षण पद्धति हैं उन पर विचार करे और सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढे चाहिए टीचर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? बताइए समावेशी कक्षा कौन सी होती है जिसमें सभी बालक, चाहे वो वंचित समूह के हों चाहे वो स्पेशल हों, कैसे भी हों, सभी को एक ही विद्यालय में एक ही तरीके से पढ़ाई जाती है, उन्हें समावेशी, सभी को समान रूप से देखा जाता है, उन्हें समावेशी विद्यालय कहा जाता है। तो यहाँ पर बताइए क्या है? विशेष शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या क्या हैं? जो पढ़ने में फेल हो जाते हैं उनके प्राथमिक लक्षण क्या क्या होंगे? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता या फिर एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपके सामने होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता जो है पठन वैफल्य के प्राथमिक लक्षण होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए शिक्षा का अधिकार जो 2009 है RT है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस आधारित है? व्यवहारिक सिद्धांत पर, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिवृत्ति पर, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर या फिर मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने पर। बताइए RT एक्ट 2009 है, उसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर जो है ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 संरचनावादी ढांचे अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित हैं या फिर प्रबलन पर आधारित हैं या फिर अनुबंधन द्वारा अर्जित हैं या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित हैं? आपको बताना है। संरचनावादी जो ढांचे हैं, ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किस पर आधारित होंगे? क्वेश्चन नंबर 17 का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा अवबोधन की प्रक्रिया पर जो है केंद्रित। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपको बताना है। बच्चों को इन सिद्धांतों का अनदेखा करना चाहिए, बच्चे को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए या फिर प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए? बताइए क्या होगा आंसर।
अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांत, अनेक घटनाओं को देख करके अब बच्चे ये नियम बना लेते हैं कि ऐसा होता है, और उनको उन संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए आपको ये बताना है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा बताइए। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 4, यानी प्रतिकूल प्रमाण उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए और उन्हें क्लियर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता, क्या विशेषताएं आपको बताना है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर है, या फिर बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है, या फिर यंत्रवत याद की जाती है, या फिर योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपको आंसर देना है, बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होगी। बच्चों के अनुभवों को प्रामुख्यता देना, केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना, यंत्रवत याद करना, या फिर योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बच्चों के अनुभवों को प्रामुख्यता देना। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा बताइए। सम्यक एवं संज्ञान एक दूसरे से कैसे हैं बताइए। पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित या फिर संबंधित नहीं है। बताइए सम्यक और संज्ञान एक दूसरे से क्या है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। सीटेट 2019 में तो आया ही आया है, लेकिन अदर एग्जाम में भी ये आ सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सन्निहित। सन्निहित का मतलब होता है संलग्न, सन्निहित का मतलब होता है एक दूसरे में अंतःक्रिया कह सकते हैं उसको। आपका आंसर हो जाएगा 3rd। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संरचनावादी जो मुख्यतः कौन थे, मुख्यतः संरचनावादी की बात करें तो वे ब्रूनर थे। कौन थे? ब्रूनर थे, जिन्होंने संरचनात्मक सिद्धांत दिया था। अतः अब ये कह रहा है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है, आपको देना है। अधिगम पुनः उत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, या फिर अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या फिर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। आपको बताना है आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 4, यानी अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं, और आपको बताना है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हो सकते हैं। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है, या फिर यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियाँ उत्पन्न करेगा, या फिर यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करेगा, या फिर यह अवधारणा समझ के बजाय प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 1st, यानी अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड देने का जो प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार दिया जाए, दंड दिया जाए, क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर, आपको ये बताना है। बाह्य प्रेरणा कम होगी, आंतरिक प्रेरणा बढ़ेगी। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि है तथा जिज्ञासा जो है कम होती चली जाएगी। बताइए क्या होगा आंसर। तो ज़्यादा पुरस्कार देने से और ज़्यादा दंड देने से जो है इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 4, यानी अधिगम में बच्चे की स्वाभाविक अभिरुचि जो है और जिज्ञासा जो है वो कम हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा हैं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, आपको बताना है। कौन सी जो प्रथा हैं सार्थक अधिगम को जो बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या फिर निरंतर मूल्यांकन। बताइए इनमें से कौन कौन से सही हैं। 1st 2nd सही है, 1st 3rd 2nd 3rd सही है, 1st 2nd 3rd सही है, या फिर 2nd 3rd 4th सही है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24। वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से समझिए, समझ करके आपको आंसर देना है। क्या होगा आंसर बताइए। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ा देंगी। तो सार्थक दंड किसी प्रकार के अधिगम को बढ़ावा नहीं देगा। तो 1st तो इसमें आएगा नहीं। तो देखिए आप कैंसिल करना सीखिए, तो पहला गलत हो जाएगा, तीसरा खत्म हो जाएगा। 2 सवाल हो गए, अब हमारे रह गए 2 और 4 में देखेंगे। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण है जो ये चलेगा, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण ठीक है। सतत एवं समग्र जो मूल्यांकन है वो भी सही है, लेकिन अगर निरंतर मूल्यांकन, तुलनात्मक मूल्यांकन करेगा, तुलनात्मक चीज़ें कहीं पर भी पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक चीज़ें नहीं है, ये नेगेटिव में जाती हैं। इसलिए आपका जो 2nd 3rd है वो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बनेगा 2nd, यानी 24 का आपका आंसर हो जाएगा 2nd। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं।
शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, बताइए। शिक्षक जो हैं बच्चों की जटिल अवधारणा है उनको किस प्रकार जो है सहज कर सकते हैं, एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, या बार बार यांत्रिक अभ्यास देकर, या फिर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। बताइए क्या होगा आंसर यहाँ पर। तो शिक्षक जो हैं बच्चों की जटिल अवधारणा को समझ को जो कर सकते हैं वो है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि हम रोजाना गोल्डन टेस्ट सीरीज के तहत एग्ज़ाम तक फ्री में बिल्कुल डेली सुबह 10 बजे आपके लिए एग्ज़ाम लेकर के आते हैं, पेपर लेके आते हैं। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका जो है बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने की कोशिश कर रही है, तो वो उसको कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, बताइए। प्रत्येक छोटे छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, या फिर गलत उत्तरों को स्वीकार करके या दंडित करके, या फिर बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार मंथन करके। बताइए आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर। तो अगर बच्चों को सृजनात्मकता प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उस पर आधारित विचार मंथन करके हम बच्चे को जो है प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, बताइए। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। आपको ये बताना है कौन सी अवधि है जिसमें शारीरिक वृद्धि में तो बड़ा और विकास तीव्र गति से जो है घटित होता है, सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि होती है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था मध्य बाल्यावस्था में, या फिर मध्य बाल्यावस्था किशोरावस्था में, या फिर किशोरावस्था एवं वयस्कता में। बताइए आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो होगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। यहाँ पर शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है, बच्चे में विकास होता है, और वहीं पर प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है वहाँ पे भी बच्चे को जो है ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। अतः आपका जो आंसर होगा 27 में वो फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है। विकास के सिद्धांत कुछ दिए होते हैं, देखिए। सीटेट 2019 दिसंबर कक्षा 1 से 5 सॉल्वर पेपर हम आपको करा रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। विकास जीवन पर्यंत होता है, या विकास परिवर्तित होता है, या विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, या फिर विकास जो है सार्वभौमिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों को जो है प्रभावित नहीं करते। आपको 28 का आंसर देना है, क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा विकास सार्वभौमिक है। कैसा है, सार्वभौमिक है, और सांस्कृतिक संदर्भ इसे कोई प्रभावित नहीं करते। विकास तो होता ही होता है। अतः आपका 28 का आंसर हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जा रहे हैं हम। व्यक्ति विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है, बताइए। जो आपको पता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो किसी न किसी चीज़ों में अलग होता है। व्यक्तिक विभिन्नता लिए होता है, प्रत्येक पुरुष प्रत्येक मनुष्य जो है व्यक्तिक विभिन्नता लिए होता है। तो उनका प्राथमिक कारण क्या है, बताइए। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, या जन्मजात विशेषताएँ, पर्यावरणीय प्रभाव, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरणों के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। 29 का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4, यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जा रहे हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, आपको बताना है। द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का क्या उदाहरण है। परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, या फिर मीडिया एवं पास पड़ोस। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आपको आंसर बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। हम आपके लिए डेली जो है मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। रोज़ाना आप देखें और आपको देखेंगे कि आपकी जो पढ़ाई है, मजबूती है, वो कितनी आगे बढ़ेगी। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा विद्यालय और मीडिया जो है द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। प्राथमिक की बात करेंगे तो वहाँ पर परिवार और पास पड़ोस आ जाएगा, प्राथमिक और परिवार। तृतीयक की बात करेंगे तो वहाँ पर मीडिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा। तृतीयक की बात करेंगे यहाँ पर तो वो अलग आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर सेकंड विद्यालय पास मीडिया होगा, तथा आपका जो आंसर होगा वो थर्ड हो बन जाएगा। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। आज हमने 20वां गोल्डन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की है। कृपया चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।